देखिए ना, यहाँ देखिए है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। 1861 आज हम लोग इस पर विचार करेंगे कि कौन सा प्रावधान था, कौन सी परिस्थितियां थी, क्या बदलाव हुआ, सरकार ने क्या सोचा, इससे सरकार को क्या लाभ हुआ, कंपनी के संबंध में क्या विचार लाया, इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बतला दूं कि एक गैप है, एक थोड़ा सा दोनों के बीच में एक क्या है, गैप है। क्या गैप है, क्या एक टर्निंग पॉइंट है, इस बात को आप देखिए। क्या एक मोड़ है यहाँ तक, यहाँ से देखिए जरा सा, इसको पहले देख लीजिए तब हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो आप देखिएगा, आपने क्या देखा, 1773 का ये क्या देखा, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, रेगुलेटिंग एक्ट देखा, रेगुलेटिंग एक्ट। फिर क्या देखा, 1781 का, 1781 का। फिर आपने देखा 1786 का। फिर आपने देखा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, 1784 का। अच्छा, यहाँ जितना भी आपने देखा, इन सबों में आपने यही पाया कि क्राउन यही चाह रही है ब्रिटिश क्राउन की इच्छा यही है, ब्रिटिश क्राउन की इच्छा है क्या होना चाहिए, शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए, शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पावर का क्या होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। यहाँ पर यही इनका मूल उद्देश्य है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। चलिए अब इससे हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो चार्टर एक्ट लाया, चार्टर एक्ट तो कौन लाया भाई 1793 का लाया चार्टर एक्ट। फिर कितना लाया, 1813 का चार्टर एक्ट लाया। फिर कितना लाया, 1833 का चार्टर एक्ट लाया। और फिर कितना लाया, 1853 का ये चार्टर एक्ट लाया। तो ये जो चार्टर एक्ट लाया 1793, 1813, 1833 और 1853, तो ये जो चारों चार्टर एक्ट लाया, इसमें भी क्राउन ने यही बात कहा कि सत्ता का, शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए। इन सबों के द्वारा, यानी इन सभी चार्टर एक्ट के द्वारा, इन सबों के द्वारा क्राउन ने अपनी मंशा जाहिर की। क्राउन ने अपनी क्या जाहिर की, इच्छा जाहिर की। क्या इच्छा जाहिर की कि शक्ति का क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए। ये शक्ति का क्या होना चाहिए, ये शक्ति का केंद्रीकरण होना चाहिए, केंद्रीयकरण होना चाहिए। यस, मस्ट बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये पावर का जो क्या होना चाहिए, मस्ट बी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये पावर का, ये शक्ति का क्या होना चाहिए, केंद्रीकरण होना चाहिए। और यदि इनके प्रावधान को आप देखिएगा तो यही बात आया है कि शक्ति का क्या कर दिया गया है, केंद्रीकरण किया है। अच्छा चलिए अब यहाँ से आगे हम बढ़ जाते हैं। अब यहाँ से जो 1858 का अधिनियम जो लाया, ये 1858 का जो अधिनियम लाया, ये अधिनियम लाया, तो 1858 का जो अधिनियम लाया, तो इसमें तो
कंपनी का तो सब कुछ क्या कर दिया गया, कंपनी का पूरे सिस्टम ही वो क्या कर दिया भाई, चेंज कर दिया। और आपने क्या देखा कि कंपनी की सत्ता को समाप्त करके, कंपनी की सत्ता को समाप्त करके, सत्ता को समाप्त करके किसके हाथ में ले लिया, क्राउन ने अपनी सत्ता संचालित करने लगी। क्राउन ने समस्त शक्ति अपने हाथ में क्या कर लिया, समाहित कर लिया। तो यहां भी आपने क्या देखा, शक्ति का केंद्रीकरण देखा। तो शक्ति का केंद्रीकरण आप कहां से देख रहे हैं, यदि देखिएगा तो शक्ति का केंद्रीकरण जो आप देख रहे हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, 1781 के एक्ट में, 86 के एक्ट में, 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में, ये 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट में। यहाँ पर आप देखें चार्टर एक्ट जो आपका है, तो चार्टर एक्ट में 1793, 1813, 1833, 1853, तो यहाँ भी क्या लाया गया, शक्ति का केंद्रीकरण लाया गया। 58 में तो एकदम साफ ही कर दिया कि कंपनी की सत्ता को ही क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, और बोला कि भाई अब आपकी सत्ता समाप्त होती है, अब हम शासन चलाएंगे। और इसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रक्रिया किया, आपने देखा ही था कि भारत सचिव की नियुक्ति की, उनके मदद के लिए भारत परिषद लाया, 15 सदस्य उसमें मेंबर लाए गए, वगैरह वगैरह, आपने सब बात को देख लिया। और यहाँ पर देखिएगा कि परिणाम क्या रिजल्ट आया, पॉलिसी में कैसे बदलाव आया, किनके पॉलिसी में बदलाव आया, इस बात को यहाँ पर ध्यान से देखिए। अब टाइम यहाँ पर क्या आ गया भाई, तो समय आ गया 1861। ये टाइम कितना आ गया है, 1861। तो यहाँ सरकार ने यानी ब्रिटिश क्राउन ने एक अधिनियम बनाना शुरू किया, और उस अधिनियम का नाम क्या था, भारत परिषद अधिनियम 1861। देखिए यहाँ पर क्या कर दिया, भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861, ये जा करके ब्रिटिश क्राउन ने यहाँ पर लाया। तो जब ब्रिटिश क्राउन ने लाया तो हम बराबर आपसे कहते हैं, ऑलवेज आई एम सेइंग यू, कि कोई भी अधिनियम जो बनाया जाता है उस काल की परिस्थिति, समय, लोगों की मांग, लोगों की आकांक्षा को ध्यान में रखते हुए अपने हित की पूर्ति के लिए अधिनियम लाया जाता है। और ये एक बात और याद रखना है आपको, चूँकि भारतवर्ष ब्रिटिश सरकार का कॉलोनी है, तो भाई कुछ भी नियम लाएगा, कुछ भी अधिनियम लाएगा, कुछ भी रूल रेगुलेशन बनेगा, जो कुछ भी बने, उनमें मूल बात यही रहेगा कि अपने हित को इनकार नहीं किया जा सकता है, और कभी भी कॉलोनी का, कभी भी उपनिवेश का हित पूरा का पूरा ख्याल में नहीं रखा जा सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखा। तो अब क्या हो गया, सुनिएगा। अब यहाँ पर नीति बदल गई, यहाँ पर नीति में ये क्या आया, बदलाव आया, नीति में बदलाव आया। किनकी नीयत बदल गई, नीयत में क्या आया, बदलाव आया। तो किनकी नीति और नीयत में बदलाव आया, तो ये क्राउन की नीति, ये क्राउन की नीति और नीयत में क्या देखा जा सकता है, टर्निंग पॉइंट देखा जा सकता है, बदलाव देखा जा सकता है, तो किस आधार पर आप देखिएगा कि इसकी नीति और नियत में किस आधार पर इसका बदलाव है। तो हम बदलाव किस आधार पर देखेंगे,
जो कानून बनाएगा, जो अधिनियम बनाएगा, जो रूल रेगुलेशन बनाएगा, उसी से उनका भाव, उनकी मन स्थिति, उनका नीयत, उनके निर्णय लेने पर क्या मनसा है हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने क्या देख लिया, यहाँ पर इसके बदलाव क्या आया, तो यहाँ पर बदलाव आया कि अभी तक चल रहा था केंद्रीकरण की प्रवृत्ति। अभी तक क्या चल रहा था, अभी तक ये जो अभी तक चल देख रहे थे आप, अभी तक ब्रिटिश सरकार का, ये जो ब्रिटिश सरकार का है, ब्रिटिश सरकार केंद्रीकरण की प्रवृत्ति, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति पर जोर दे रहे थे। प्रवृत्ति पर ये क्या दे रहे थे, जोर दे रहे थे। इनका मानना था इनका क्या मानना था भाई, इनका मानना था कि यदि केंद्रीकृत शक्ति होगी तो भारत मेरे नियंत्रण में रहेगा। इनका मानना था कि यदि शक्ति का केंद्रीकरण होगा, यदि शक्ति का केंद्रीकरण होगा, केंद्रीयकरण होगा, यदि शक्ति का केंद्रीयकरण होगा यानी एक हाथ में आ जाएगा, तो भारत जैसा बड़ा उपनिवेश ये क्या होगा, मेरे नियंत्रण में रहेगा। केंद्रीकरण होगा तो भारत जैसा विशाल उपनिवेश, भारत जैसा विशाल उपनिवेश पर, विशाल उपनिवेश पर नियंत्रण बना रहेगा। उपनिवेश पर क्या बना रहेगा, नियंत्रण बना रहेगा, बना रहेगा। तो अब तक इसी पॉलिसी को लेके चल रहा था कि नहीं भाई, हम सारा शक्ति अपने हाथ में लेंगे, निर्णय मेरा होगा, सिचुएशन को हम बढ़िया से समझते हैं, कब कौन कानून लाया जाएगा हमसे अच्छा कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि मुझ में जो अंडरस्टैंडिंग पावर है, मुझ में जो समझदारी है, मुझ में जो निर्णय लेने की शक्ति है, सिचुएशन को समझने की शक्ति है, सिचुएशन को कंट्रोल करने की शक्ति है, हमसे अच्छा कोई नहीं है। इसीलिए समझ शक्ति अपने हाथ में रखेंगे, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका शक्ति हम अपने हाथ में रखेंगे, और जब जैसा होगा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आई विल डू समथिंग। और किसके लिए ऐसा करेंगे, अपने कॉलोनी के लिए, अपने कॉलोनी के लोगों के हित के लिए नहीं। मनसा उनका ये नहीं था, मनसा उनका ये था कि अपने देश के हित के लिए करेंगे। और अपने देश के हित के लिए क्या हो सकता है कि हम अधिक से अधिक इनका शोषण करेंगे, अपने कॉलोनी का, अपने उपनिवेश का अधिक से अधिक शोषण करेंगे। और जब अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करेंगे, चाहे वो कोई भी एक्सप्लॉइटेशन हो, पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन हो, सोशल एक्सप्लॉइटेशन हो, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन हो, यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक शोषण हो, शोषण करेंगे जरूर। नहीं करने से, शोषण करने पर फिर ये उपनिवेश हाथ से क्या होगा, निकल जाएगा। और इसलिए उन लोगों ने क्या सोचा, ब्रिटिश सरकार ने क्या सोचा कि ये केंद्रीयकरण अनिवार्य है। ये जो सेंट्रलाइजेशन है, ये पावर को जो सेंट्रलाइज करने की जो मेरी पॉलिसी है, बेटर देन अदर्स, इससे बढ़िया कुछ पॉलिसी हो ही नहीं सकता है। नॉट एनी पॉलिसी बेटर देन दिस, इससे जो अच्छा है, इससे कोई अच्छा पॉलिसी हो ही नहीं सकती है। इसीलिए उन्होंने 1773 से लेकर के 1858 तक कौन प्रवृत्ति रखा, सेंट्रलाइजेशन का, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को रखा, और कहा कि मुझसे अच्छा सिचुएशन को कोई समझ नहीं सकता है। और यही बात को लेकर के ये चला। लेकिन अब यहाँ पर इनका क्या हुआ, नियत बदल गया। यहाँ पर अब क्या करता है, सो देखिएगा। अब जब 1861 का अधिनियम आया, तो इस समय ये क्या कर दिए, 1861 में, ये 1861 में जो इन्होंने काम किया, उसमें यहाँ सबसे बड़ा
इनका जो टर्निंग पॉइंट था, बदलाव की जो बिंदु थी, वो क्या था? 1861 में इनकी नीति जो बनाया वो शक्ति का विकेंद्रीकरण। वो क्या कर दिया? शक्ति का विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। ये क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, ये क्या कर दिया? पावर कर दिया। ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ, ये पावर कर दिया। ये एक बात कि भाई नहीं, ये बात अब शक्ति का क्या होना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। यदि डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता है, शक्ति का विकेंद्रीकरण नहीं होता है, तो भारत जैसे उपनिवेश को हम नहीं चला सकते हैं। दूसरी पॉलिसी इसमें क्या ला दिया गया? ये दूसरी पॉलिसी इसमें कौन सा ला गया? सहयोगात्मक नीति। सहयोगात्मक, सहयोगात्मक, ये क्या लाया? ये नीति, सहयोगात्मक नीति। और तीसरा पॉइंट क्या कर दिया गया? तीसरा पॉइंट कर दिया गया वायसराय की शक्ति में वृद्धि। वायसराय, ये वायसराय की शक्ति में, वायसराय की शक्ति में, ये शक्ति में ये क्या ला दिया? ये वृद्धि ला दिया। ये वायसराय की शक्ति में ये वृद्धि लाया। तो इसके पॉलिसी में आप क्या देख सकते हैं? चेंज देख सकते हैं। ये क्या है? ये चेंज है। ये क्या है? ये बदलाव है। किसके बदलाव है? इनकी नीति में, इनके निर्णय में, इनके निर्णय में ये क्या है? ये बदलाव है। ये बदलाव है। तो अब ये बिना बदलाव का अब ये क्या किया? सोच सुनिए। तो ऐसी बात क्यों आई? इतना बदलाव क्यों आ गया भाई? तो बदलाव इसलिए आ गया कि जब 1857 का विद्रोह हुआ तो लोगों के किस मूड को देखा? एग्रेसिव मूड को देखा। 1857 के विद्रोह में, 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इन लोगों ने क्या देखा? जो 1857 का विद्रोह हुआ, रिवोल्ट, ये रिवोल्ट ऑफ 1857 में इसने क्या देखा था? इसने देखा कि भारतीय जनता क्या है? बहुत आक्रामक है। ये भारतीयों की कौन चीज़ को देखा? आक्रामकता को देखा। ये क्या देखा? आक्रामकता को देखा। आक्रामकता को देखा। दूसरा बात क्या देखा? इनमें राष्ट्रीयता की भावना को देखा। इसमें क्या देखा? राष्ट्रीयता। ये राष्ट्रीयता की भावना को देखा। की भावना, ये भावना को देखा। भावना को ये क्या किया? ये देखा। तीसरी बात इसने क्या देखा? कि ये तय हो गया है कि अंग्रेज मेरा हितैषी नहीं है। भारतीयों के मन में, ये भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा का भाव आ गया। ये घृणा का, ये क्या आया? ये भाव। और क्या देखा? कि इस काल में जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं, ये जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग इस काल में हैं, ये प्रबुद्ध वर्ग के लोग को भी, प्रबुद्ध वर्ग के लोगों ने भी अंग्रेजों की नीति का निंदा शुरू किया। अंग्रेजों की नीति का ये क्या किया? निंदा किया। ये निंदा किया। कब किया? कल हमने आपसे कहा था कि महारानी विक्टोरिया ने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी। महारानी विक्टोरिया ने, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, महारानी विक्टोरिया ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी। बड़ी बड़ी घोषणा की थी। और इससे प्रसन्न होकर, उनकी घोषणा को सुन करके प्रबुद्ध वर्ग ने क्या कहा था? कि भाई ये मैग्ना कार्टा है। लेकिन हुआ क्या? ढाक के 3 पात, कुछ मिला नहीं। तो जो महारानी विक्टोरिया ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी, तो इसका रिजल्ट क्या आया? इसका रिजल्ट आया 0। इसका जो रिजल्ट आया, ये रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या था? रिजल्ट था 0। ये रिजल्ट था 0। तो इससे जो पढ़े लिखे लोग थे, उनका इनके प्रति जो लगाव था
झूठा लगा, वो भ्रम टूट गया और इनको लगने लगा कि अंग्रेज कभी भी मेरा नहीं हो सकता है, हमको कभी भी प्रशासन में ये शामिल नहीं कर सकता है, चाहे मैं कितना भी पढ़ा लिखा क्यों न हूँ, ये इसके निगाह में हम काले कलूटे बंदर ही हैं, अच्छे लोग नहीं हैं। अब इनके बारे में लगने लगा कि साहब ऐसी भावना यदि हो जाए तो वंस अगेन क्या छिड़ सकता है, 1857 का विद्रोह छिड़ सकता है, इट विल बी ब्रेक व्हाट 1857 रिवोल्ट। तब जा कर के ये संभला और संभल करके थोड़ा सा महरम लगाने का कोशिश किया, और वो देखिए महरम क्या लगाया, सो देखिए आप ध्यान से देखिएगा क्या महरम लगाया। तो हम तो बराबर आपको कहते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ये जानती है, बहुत अच्छे तरीके से समझती है ब्रिटिश गवर्नमेंट कि जितना मांगता है थोड़ा थोड़ा दो, अचानक सारा चीज़ मत दे दो। यदि अचानक दे दोगे तो फिर फायदा क्या है। यदि मांगता है, मान लेते हैं 100% मांग रहा है या 50% मांग रहा है तो 2% दो, थोड़ा थोड़ा चीज़ देते जाओगे ना तो विद्रोह नहीं होगा। इसी बात पर वो चलते थे, और जब कुछ भी मांग होता था तो थोड़ा सा कोई रोटी का टुकड़ा या अधिकार या कुछ इस प्रकार का बात फेंक देता था कि भाई आप लीजिए, आपके लिए मैंने दे दिया, देखिए हम आपके लिए अच्छा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, आपने मांगा मैंने दिया, हम बुरा कहाँ हैं, आप बेवजह मुझे बुरा कहते हैं, हम तो आपके कल्याण के लिए आए हैं, लंदन से चल के आए हैं, हजारों किलोमीटर दूर से आए हैं, आपको अच्छा आदमी बनाने के लिए आए हैं, नीति सिखाने के लिए आए हैं, नियम बनाने के लिए आए हैं। आप इसके माध्यम से आप क्या करिएगा, अपने आप को संवार पाइएगा। तो देखिए कैसे ये थोड़ा सा चीज़ दिया, इस बात को देखिए। तो हम लोग सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि सबसे पहला आप देखिए, हम इसको लेते हैं वायसराय की शक्ति में वृद्धि। देखिएगा कैसे ये वायसराय की शक्ति में ये वृद्धि किया, इस बात को देखिए। तो पहला पॉइंट हम लोग लेते हैं वायसराय। वायसराय की शक्ति में वृद्धि। वायसराय की शक्ति में ये क्या कर दिया, ये वृद्धि कर दिया। वायसराय की शक्ति में वृद्धि, ये इसके पावर को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ये कैसे इसका पावर इंक्रीज हुआ, सो देखिए। अब वायसराय को क्या दे दिया गया, तो वायसराय को शक्ति ये दे दिया कि ऑलरेडी तो उसके पास वीटो पावर है ही, उसमें तो कोई दो मत नहीं है। तो इनको शक्ति ये दे दिया कि भाई आप क्या कर सकते हैं, आप नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, नए राज्यों, ये नए राज्यों का आप क्या कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं, गठन कर सकते हैं। ये बात आपको दिया गया। दूसरा बात इसको क्या अधिकार दे दिया गया कि ठीक है, जो पुराने राज्य हैं उसके सीमा में बदलाव ला सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। दूसरा राज्य क्या दिया कि राज्यों की सीमा में, ये सीमा में परिवर्तन ला सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि आप राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, ये राज्यों का पुनर्गठन आप कर सकते हैं, यानी इसके सीमा में बदलाव ला सकते हैं। एक से कुछ राज्यों को काट करके इसमें जोड़ सकते हैं, इससे काट करके दूसरे में जोड़ सकते हैं, दूसरा से काट करके तीसरा राज्य बना सकते हैं। तो ये जो क्षेत्र में जो बदलाव ला सकते हैं, तो ये अधिकार इनको दिया गया। तीसरा बात क्या कह दिया गया भाई, ये सीमा परिवर्तन। तीसरा बात क्या कह दिया कि अब आप देखिए दिन प्रतिदिन क्या बढ़ते जा रहा है, अधिकार बढ़ते जा रहा है। मान लीजिए कि बंगाल का कोई गवर्नर जनरल है, अब उसी बंगाल के गवर्नर जनरल को आपने देखा था कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत क्या कर दिया गया था, भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और जब भारत का गवर्नर जनरल वो बना था तो उसके अधीन सब कुछ आ गया था। तो भाई बंगाल भी आ गया,
मद्रास भी आ गया, और कौन आ गया, मुंबई भी आ गया, यानी बम्बई आ गया। तो उनको लगने लगा कि भाई जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके पास तो बहुत काम हो गया, तो उसकी मदद के लिए क्या कर दिया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल का पद आप क्रिएट कर सकते हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल, ये जो लेफ्टिनेंट ये गवर्नर जनरल, लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल के पद को सृजित करने का अधिकार दिया गया। सृजित करने का क्या था, ये अधिकार था, ये सृजित करने का अधिकार था। तो देखिए कैसे इसकी शक्ति में ये क्या हो रहा है, ये वृद्धि हो रहा है। अब चौथा काम इसने क्या कह दिया भाई, कि ठीक है यहाँ तक तो बात राइट है। अब चौथा काम इसने कौन सा कह दिया, कि यदि मान लीजिए विषम परिस्थिति हो रही है और विधेयक यानी विधि का निर्माण ना हो सक रहा है, तो उस अवस्था में ये क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। ये क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस। ये अध्यादेश जारी करने का अधिकार था इनको क्या था, अध्यादेश। ये अध्यादेश जारी करने का, ये जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया कि भाई विषम परिस्थिति में यदि कोई सिचुएशन आ जाए, अब उसमें जाकर के लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन ना हो, किसी विधि का निर्माण ना हो पा रहा हो, तो उस विषम परिस्थिति में, उस बैड सर्कमस्टांसेस में, उस क्रूशियल मोमेंट में आप क्या कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। आप प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑर्डिनेंस आपको मैंने दिया ताकि लॉ एंड ऑर्डर को तत्काल के लिए क्या किया जा सके, मेंटेन किया जा सके, जैसे कि आज अभी भी है। तो यही सब चीज़ आज वर्तमान में अपने यहाँ लाया गया है। तो ये बात इनको दे दिया। तो बोला कि जो ये तो विधि तो नहीं है, तब विधि तो कैसे बनेगा। मैंने कल आपको सुनाया था कि जब दोनों सदनों से पारित होगा, आफ्टर दैट विल बी लॉ। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहा ये अध्यादेश जो आप जारी करिएगा, इसकी अवधि मात्र 6 माह होगी। ये इसमें ये बात कहा गया वायसराय के द्वारा जारी किया गया अध्यादेश ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की अवधि टेन्योर ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश की अवधि कितने दिनों के लिए होगी, 6 महीना के लिए होगी। ये कितने दिनों के लिए होगी, 6 महीना के लिए। 6 महीना, ये 6 महीना के लिए होगा। ये 6 महीना के लिए होगा। ये 6 महीना में यदि बीत जाएगा तो खुद ब खुद ये क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। तो भाई ये बहुत बड़ी शक्ति थी। तो इस प्रकार से इनकी शक्ति को क्या कर दिया गया, गवर्नर जनरल की शक्ति में क्या कर दिया, यानी सॉरी नहीं, वायसराय कहिए या गवर्नर जनरल कहिए, मैंने पहले ही कह दिया है कि वायसराय की शक्ति में क्या कर दिया गया, ये वृद्धि कर दिया गया। अब इसमें क्या कह दिया, अगला पॉइंट इसमें क्या कहा, तो कहा कि वायसराय ये क्या कर सकता है भाई। तो ये जो वायसराय है, ये वायसराय ये क्या कर सकता है, वायसराय अपने परिषद का ये क्या कर सकता है, विस्तार। ये विस्तार कर सकता है, ये विस्तार कर सकता है। तो हमने पहले ही बोला है कि वायसराय होते थे और उनकी मदद के लिए एक परिषद होता था। तब परिषद में ये कितना क्या कर दिया भाई, यहाँ परिषद की संख्या कितनी बढ़ा दी, तो परिषद यानी अपने परिषद के सदस्यों की संख्या, परिषद के सदस्यों की संख्या ये कितना कर दिया, ये 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया। ये देखिए, ये 4 से बढ़ाकर 5 कर दिया। 4 से बढ़ाकर
बढ़ाकर ये कितना कर दिया, 5 कर दिया। ये 4 से बढ़ाकर ये 5 कर दिया। तो इस प्रकार से वायसराय को क्या दिया गया, काफ़ी शक्ति दी गई। तो ये बात आपने समझ गया कि वायसराय धीरे धीरे शक्तिशाली हो रहा है। और यहाँ भी इसी बात को देखिए कि भाई कह रहा है कि शक्ति का विकेंद्रीकरण, चलिए बात तो सही है, विकेंद्रीकरण दिखाएंगे हम आपको, लेकिन किसी एक व्यक्ति के हाथ में इतनी शक्ति देना, क्या लगता है कि भाई ये विकेंद्रीकरण की ओर जा रहा है? लेकिन थोड़ा सा हम दिखाते हैं कि अभी भी पावर किसके हाथ में दिया गया है, वायसराय के हाथ में। अभी भी सरकार, डर इनको लग रहा है कि नहीं, संपूर्ण शक्ति किसके हाथ में रखा जाए, वायसराय के हाथ में रखा जाए, तभी भारत का उपनिवेश क्या रहेगा, नियंत्रित रहेगा, तब मेरे हाथ में रहेगा, मेरे क्लच में रहेगा। नहीं तो ये भारत का उपनिवेश क्या होगा, मेरे हाथ से क्या होगा, निकल जाएगा और हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ऑन दैट टाइम विदाउट सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आई कांट कंट्रोल इंडियन कॉलोनी। हम इंडियन कॉलोनी को, भारतीय उपनिवेश को हम क्या नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। चलिए अब फिर हम आप आते हैं दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखिएगा, तो दूसरे पॉइंट में आप देखिए यहाँ पर क्या चीज चला है, आप ध्यान से देखिए। आइए इस बात को ध्यान से देख लीजिए, क्या चला है दूसरे पॉइंट में, इस बात को देखिए। देखिए अब ये क्या कहा है, अब हम पहले शक्ति का विकेंद्रीकरण आपको पढ़ा देते हैं, तब सहयोगात्मक नीति पर बात करेंगे। तो देखिएगा अब शक्ति का विकेंद्रीकरण कैसे हुआ, इस बात को ध्यान से देखिए। ये जो शक्ति का विकेंद्रीकरण हुआ है, इस बात को ध्यान से देखिए। अब हम दूसरा पॉइंट को देखते हैं, ये दूसरा पॉइंट को, शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये शक्ति का विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण किस आधार पर है, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। देखिए ये क्या कर किया है, इस जगह कौन सा काम किया है, सो देखिए। तो इसमें क्या कर दिया गया, नंबर 1, तो सबसे पहला बात, ये शक्ति के विकेंद्रीकरण में क्या कर दिया गया, तो कहा कि जो मद्रास है, ये मद्रास एवं बॉम्बे, ये क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, बॉम्बे प्रेसिडेंसी को क्या बनाने का अधिकार दे दिया, विधि बनाने का, विधि बनाने का इसको क्या दे दिया, बनाने का इनको क्या दिया, अधिकार दे दिया, अधिकार दे दिया। तो अभी तक आप क्या देख रहे थे कि सब जाके किसके हाथ में था, वायसराय के हाथ में था। लेकिन अब किसको अधिकार दिया कि जो बम्बई है प्रेसिडेंसी है, ये जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, आप भी क्या बना सकते हैं, आप विधि का, आप लॉ का आप क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। यू कैन क्या कर सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूट्स लॉ, आप लॉ को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो यहाँ पर विकेंद्रीकरण की बात दिखती है। दूसरा बात क्या कह दिया भाई, देखिए शक्ति का कैसे विकेंद्रीकरण किया, तो दूसरा बात क्या कर दिया, प्रांतीय विधान परिषद का निर्माण किया। दूसरा में क्या कर दिया, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान परिषद का ये क्या किया, निर्माण किया। ये निर्माण किया, लेकिन इसका बहुत अधिक विस्तार नहीं किया। कुछ राज्यों में किया, जैसे कहाँ प्रांतीय विस्तार, कहाँ प्रांतीय विधान परिषद बनाया, जैसे पंजाब में क्या बना दिया भाई, पंजाब में बना दिया प्रांतीय विधान परिषद। कहाँ बना दिया, जैसे बंगाल में, ये बंगाल में क्या बना दिया, प्रांतीय विधान परिषद। कहाँ बना दिया, जैसे उत्तर पश्चिम प्रांत में, ये उत्तर पश्चिम प्रांत में, ये सब में क्या बना दिया, प्रांतीय विधान परिषद बना दिया। ये सब में क्या कर दिया, प्रांतीय विधान परिषद, ये प्रांतीय विधान परिषद का इसमें गठन कर दिया। तो यहाँ भी ये दिखता है कि ये क्या दिखता है, ये दिखता है कि किसका
हुआ विकेंद्रीकरण, शक्ति का विकेंद्रीकरण यहाँ पर हुआ। अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, अब तीसरी नीति पर हम लोग इसका देखते हैं। तो ये चीज़ आपने देख लिया, कैसे विकेंद्रीकरण, शक्ति का कैसे विकेंद्रीकरण हुआ, आपने इस बात को देखा। हाउ डिड, कैसे। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, थर्ड पॉइंट में देखते हैं कि अब इनकी नीति क्या हो गई भाई, सहयोगात्मक नीति, सहयोगात्मक नीति, सहयोगात्मक नीति। तो सहयोगात्मक नीति में क्या कहा, ध्यान से देखिएगा। अभी तक ये भारतीय को क्या कहता था, काला, कलूटा, बंदर, मंकी, चिंपैंजी, मानव नहीं है, अर्ध जीव के समान है, अर्ध मानव के समान है, इनको क्या आता है, ये नीति नहीं जानता, नियम नहीं जानता, कानून नहीं जानता, ये लोग बहसी है, जंगली है, जानवर है, इन लोगों का कोई वजूद नहीं है। अब तक ये कह रहा था, लेकिन अब इनको एहसास हो गया 1857 के बाद से, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, इन्होंने फील किया कि जब तक हम भारतीयों को प्रशासन में इनकी भागीदारी नहीं लेते हैं, इनका सहयोग नहीं लेते हैं, तो हम भारतवर्ष में सत्ता नहीं चला पाएंगे। मेरे कॉलोनी का क्या हो जाएगा, मेरे उपनिवेश का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, और हम कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। इसलिए इन्होंने अब एहसास किया और नीति में क्या कर दिया, बदलाव किया, और प्रशासन में, शासन प्रशासन में किनकी भागीदारी अब लेना शुरू कर दिया, भारतीयों का। तो इन बातों को लेकर के इसने अपना नीति बदला, अपना क्या बदल दिया, नीति बदला, और नीति बदल करके भारतीयों का सहयोग लेना शुरू किया। ये भारतीयों सहयोग शासन एवं प्रशासन में लेना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ताकि इनको भी लगे, भारतीयों को भी लगे कि नहीं भाई, शासन में मेरी भी भागीदारी है। और यदि ये भागीदारी इनको थोड़ा सा दे देंगे तो इनके मन में जो विरोध की भावना है मेरे प्रति, वो विरोध की भावना क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, और हम बड़ी सुकून के साथ अपनी शासन व्यवस्था को संचालित करेंगे, और चुपके से साइलेंटली आई विल एक्सप्लॉइट इंडियन पीपल। कौन, किस क्षेत्र में, हर क्षेत्र में, ईच एंड एवरी फील्ड आई विल एक्सप्लॉइट, आइदर पॉलिटिकल फील्ड और सोशल फील्ड और इकोनॉमिकल फील्ड और रिलीजियस फील्ड। मेरा तो उद्देश्य ही है, यदि मैं शोषण न करूं तो फिर भारत मेरा उपनिवेश किस बात का है। शोषण करना तो मेरा नियति है, मेरा धर्म है, मेरा ईमान है, और यदि ऐसा नहीं किया तो फिर अपने देश के लिए क्या किया। तो वो जो उनके प्रति, वो जो गलत भावना अंग्रेजों में है, उनका दूसरा स्टैंड है, डबल स्टैंडर्ड के आदमी है। मुंह पर कहता है कुछ और अंदर से कहता है कुछ। अंदर से वो शोषक है, मुंह से अभी ऊपर कह रहा है कि नहीं, आपका मैं हितैषी हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ कि आप फलो फूलो, अच्छे स्थिति में रहो। खैर, तो ये नीति में बदलाव लाया, ये ला दिया कि भाई शासन प्रशासन में इनको क्या लेना है, इनका प्रशासन में ये क्या कर दिया, लेना प्रारंभ कर दिया। भारतीयों का सहयोग शासन एवं प्रशासन में लेना प्रारंभ कर दिया। तो कैसे लिया भाई, सो देखिएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, किस आधार पर ये लिया, सो देखिए। तो यहाँ पर क्या कर दिया कि जो प्रांतीय परिषद है, जो प्रांतीय विधान परिषद है, प्रांतीय विधान परिषद, प्रांतीय विधान, ये क्या है, प्रांतीय विधान परिषद। प्रांतीय विधान परिषद का ये क्या किया, विस्तार किया। ये प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया, ये प्रांतीय विधान परिषद का विस्तार किया। और इसमें क्या कर दिया, इसमें जो सदस्य बनाया, इनकी कितना से कितना कर दिया, 6 से लेकर 12 सदस्य को ये जोड़ दिया, 12 सदस्य को जोड़ दिया। और क्या कहा कि इसमें जो 1/2 होगा, आधा सदस्य, जैसे 12 है तो 6, तो आधा
आधा सदस्य, आधा सदस्य, कुल सदस्य की आधी संख्या यानी 1/2। आधा सदस्य ये क्या होगा? गैर सरकारी होगा। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसमें? प्रांतीय विधान परिषद में आधा सदस्य यानी 1/2 सदस्य क्या होगा? गैर सरकारी होगा। ये क्या होगा? गैर सरकारी होगा। गैर सरकारी क्या हो रहा है? गैर सरकारी होगा। ये गैर सरकारी होगा। और इसी समय क्या कर दिया? ये जो गैर सरकारी सदस्य है, ये 3 मेंबर को यहां जोड़ा। यहां कितने मेंबर को जोड़ा? 3 मेंबर को जोड़ा। यहां 3 सदस्यों को, 3 सदस्यों को ये क्या कर दिया? ये जोड़ा। ये 3 सदस्यों को क्या कर दिया? ये जोड़ा। 3 सदस्यों को ये क्या कर दिया? ये जोड़ा। कुछ टेक्निकल गड़बड़ी हो रही है। तो कौन कौन किसको किसको जोड़ा भाई? तो देखिएगा भाई, किनको किनको जोड़ा? तो बनारस के राजा को। किनको जोड़ा? ये बनारस के राजा को जोड़ा। अरे भाग रहा है। भाग रहा है, देखो कैसे लिखते हैं, भाग रहा है। देखिए 3 सदस्यों को जोड़ा। तो किसको जोड़ा? तो बनारस के राजा को। वही देखो भाग रहा है ना, बनारस। वही किनको जोड़ा? तो इनको जोड़ा बनारस के राजा को। बनारस के राजा को। एक सदस्य एक हुआ। दूसरा किसको जोड़ा? पटियाला के महाराजा को। पटियाला के महाराजा को। और तीसरा जोड़ा किसको? सर दिनकर राव को जोड़ा। सर दिनकर राव को जोड़ा। राव को ये क्या किया? ये जोड़ा। तो इस प्रकार से 3 सदस्य इसमें जोड़ दिया गया। यानी अब कानून या विधि बनाने में भारतीयों का भी सहयोग लेना प्रारंभ किया। ये क्या किया? प्रारंभ किया। हालांकि जो कुछ भी हो, ये लोग डम्मी था, इन लोगों को कोई वहाँ पर पूछ नहीं थी। लेकिन एक तो हुआ ना कि देखिए हम आपको दिए ना, विधायिका में लाए ना, आप भी कानून बनाइए। देखिए हम जो बनाते हैं उसमें आपकी भी सहभागीदारी है, आपकी भी उपस्थिति है। आप कैसे कहते हैं कि हम आपको कानून में नहीं रख रहे हैं? आपको हम बहुत सम्मान करते हैं। इस प्रकार का बात मैंने झूठी बड़ाई, झूठा मस्का लगाना शुरू कर दिया। खैर जो हो, प्राप्त ये तो आ तो गया। अब देखिए अब क्या किया? तो यहाँ पर ये शक्ति का यहाँ पर क्या दिखता है कि सहयोग लेना शुरू किया। तो ये क्या दिखता है कि अंग्रेज ने, ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाने में भारतीयों का भी अब क्या लेना शुरू कर दिया? सहयोग लेना शुरू कर दिया। अब देखिए यहीं पर क्या शुरू कर दिया? विभागीय प्रणाली। यहीं पर क्या कर दिया? ये विभागीय प्रणाली लागू किया। ये विभागीय प्रणाली लागू किया। और जो मंत्री लोग होते थे उनके बीच ये क्या कर दिया? विभागों का बंटवारा कर दिया। ये विभागों का बंटवारा करना प्रारंभ किया। तो इससे क्या होता है कि ये झलक मिलती है
कि मंत्रिमंडलात्मक शासन व्यवस्था प्रारंभ हो गई। यहीं से मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था, ये मंत्रिमंडलात्मक व्यवस्था ये क्या हुआ, प्रारंभ हुआ। आज भी आप देखिए जो मंत्री लोग होते हैं उनका अपना पोर्टफोलियो होता है, उनका अपना क्या होता है भाई, विभाग होता है, उनका क्या होता है, विभाग होता है, पोर्टफोलियो होता है। तो ये प्रावधान इस प्रकार से यहाँ दिया गया और ये प्रयास किया गया कि अब बिना भारतीयों का सहयोग लिए हम सत्ता नहीं चला सकते हैं। लेकिन ये क्या था, एक अदना सा प्रयास था, भारतीयों को ठगने की प्रक्रिया थी कि भारतीय मांगे 1000 लेकिन उनको थोड़ा सा चखा दो ताकि उनकी जो भावना है वह उभर न पाए, हमारे खिलाफ विद्रोह न कर सके, थोड़ा सा महरम लगा दो, वो शांत हो जाए, चुप हो जाए। ये मानव की प्रवृत्ति है कि यदि बहुत अधिक मांगे थोड़ा दे दो तो उससे क्या होगा, वो कभी विरोध नहीं करेगा और फिर आशा बनी रहेगी कि अब फिर कुछ अधिकार मिलेगा। इसके बाद तब फिर कौन एक्ट आया, दो छोटा छोटा चीज़ आया है, वो बहुत कम है, नहीं के बराबर है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी वो पूछता है तो उस बात को आप देख लीजिए, मैं आपको बतला दूँ। देखिएगा वो बात क्या है, उस बात को देखिए। तो तब यहाँ पर आया 1873 का अधिनियम, 1873 का अधिनियम, ये 1873 का ये आया अधिनियम। तो 1873 61 था, 73 आ गया, तो 1873 का अधिनियम आया। इसमें क्या दिया गया, इसमें सिंपल सा बात कह दिया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी भंग किया जा सकता है। सीधी सी बात, अब खुल्लम खुल्ला बात कह दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कभी भी क्या किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है। कहा भाई अब आपको रहने का इजाज़त नहीं है, हम जब मन होगा तब कर देंगे। और इसको कब समाप्त कर दिया, 1884 में। इसको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 में क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। ये समाप्त कर दिया, किसको समाप्त कर दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 1884 में ये समाप्त कर दिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। समाप्त कर दिया, कितना में समाप्त कर दिया, 1884 में। तब एक छोटा सा फिर लाया एक्ट, वो है 1876 का अधिनियम। 1876, ये 1876 का शाही पद अधिनियम, शाही पद अधिनियम, ये 1876 का शाही पद अधिनियम लाया गया। 1876 का शाही पद अधिनियम लाया गया। और इसमें क्या लाया, इसका मूल उद्देश्य था कि महारानी विक्टोरिया को सम्मानित करना है। इसका जो मूल उद्देश्य था, ये मूल उद्देश्य इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया को क्या करना, सम्मानित करना कि भाई आप इंग्लैंड की महारानी हैं, आपका उपनिवेश है और आपको ही सम्मान ना मिले, ये तो बड़ा तौहीन होगा। तो इन लोगों ने कहा कि नहीं, महारानी को सम्मानित करो, इतने बड़े उपनिवेश की ये मालकिन है, तो भाई कैसे नहीं होगा। तब वही सम्मानित करने के लिए ये नियम लाया और इसी के तहत इनको क्या दिया गया, यही 1877 में इनको क्या दे दिया गया, उपाधि। इसको दिया, महारानी विक्टोरिया को जो उपाधि दिया गया, भारत की साम्राज्ञी दे दिया गया। ये भारत की साम्राज्ञी की उपाधि दिया। इसी समय इनको कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया। कितना में, 1877 में। कौन दरबार में, दिल्ली दरबार में ये बात दे दिया गया। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि धीरे धीरे अब कंपनी, अब ब्रिटिश सरकार की
नीयत बदल रही है और वो सोच रहा है कि भारतीयों के सहयोग के बिना अब काम नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से आपने आज देखा। फिर मैं कल आपसे मिलता हूँ। धन्यवाद।